हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन इलेक्ट्रिकल कंजर्वेशन एंड एनर्जी ऑडिटिंग। तो जैसा कि पिछले लेक्चरों में हमने पहले तो देखा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या होता है, और उसके बाद हमने ये देखा कि हमें एनर्जी कंजर्वेशन की नीड होती है। ठीक है, तो अब इन सब चीजों को हमें इनेक्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ इंस्टीट्यूशन चाहिए, कुछ चाहिए। तो बेसिकली देखो, कुछ भी चीज अगर हमें देखनी है, हमें अगर एनर्जी कंजर्वेशन करवाना है लोगों से, तो सबसे पहले तो देखो हमें एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, हमें एक इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा जिससे कि हम लोगों तक वो बात पहुंचा सके कि हमें रियल में एनर्जी कंजर्वेशन की जरूरत है और हमारा जो प्लैनेट है वो बहुत ही खतरे में है। तो बेसिकली सबसे पहले तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, एक तरह की अवेयरनेस जगानी पड़ेगी और एक तरह का इंस्टीट्यूशन सेटअप करना पड़ेगा जो कि सिर्फ इसी एरिया में काम करे, जो कि एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में लोगों को बताए। ठीक है, और जो कि जितने भी एनर्जी एफिशिएंट चीजें हैं उनके जो फायदे हैं, नुकसान हैं, उन सब चीजों के बारे में हमें बताए। दूसरा, अगर आपने एक बार ये बता दिया कि एनर्जी एफिशिएंट चीजें यूज करना चाहिए, उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मे बी प्रॉफिट की वजह से या फिर किसी भी कारण वो उन चीजों को नहीं अपनाएंगे, तो हमें बेसिकली वहां पे क्या लगाने पड़ेंगे, वहां पे हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने पड़ेंगे। ठीक है, एक तरह के लॉज हमें लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि हम कैसे अवेयरनेस को क्रिएट करें। और तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो हमें दो चीजें करनी है। एक हो गई मेरी पॉलिसी फ्रेमवर्क करनी है, पॉलिसी फ्रेमवर्क करनी है। ओके, दूसरी होगी हमारी लीगल फ्रेमवर्क एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। जैसा कि मैंने कहा था कि एक लीगल हमें ये बताना पड़ेगा कि ये रूल्स लगाने पड़ेंगे कि ये करोगे तो आपको सही रहेगा, नहीं तो आपको पेनल्टी लगेगी। तो एक लीगल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। ठीक है, एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, तो ऐसा जो इंस्टीट्यूशन हो जो पर्टिकुलरली मुझे एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बताए। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इज नेसेसरी। ठीक है, तो अगर आप कोई भी पॉलिसी बनाओगे तो ही तो मेरा एनर्जी कंजर्वेशन पॉसिबल है। अगर लोगों को एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पता नहीं, ये नहीं मालूम कि एनर्जी कंजर्वेशन मतलब एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स का यूज करना होता है या नहीं होता है, तो कैसे एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम उन्हें बताएं कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, उससे हमारे प्लैनेट को क्या नुकसान पहुंच रहा है और आगे फ्यूचर में क्या नुकसान होगा। तो उसके लिए मुझे एक इंस्टीट्यूशन सेट करने की जरूरत है। दूसरी बात, जो एनर्जी इंटेंसिव एरिया है वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स के लिए लगाने चाहिए कि भाई आप इतना ही इंडस्ट्रियल आउटपुट लगाओ या फिर इतना आपका एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए और आपका इतना पावर फैक्टर होना चाहिए। वो सारी चीजें एक लीगल फ्रेमवर्क में हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से भारत सरकार ने भी पॉलिसी फ्रेमवर्क और लीगल फ्रेमवर्क एंड इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट को फॉर्म करने के लिए एक एक्ट बनाई थी जिसका नाम दिया गया था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। ठीक है, विच वॉज इनकॉर्पोरेटिंग बोथ ऑफ दीज थिंग्स बाय एनर्जी कंजर्वेशन, नोन एज एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। सो इस लेक्चर में हम एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर्म हुआ था उसके रूप में BEE का जन्म हुआ था। ठीक है, BEE इज नथिंग बट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एंड एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ओके, और ये कब फॉर्म हुआ था मेरा, ये फॉर्म हुआ था मेरा 1 मार्च 2002 में। ठीक है, ओके, बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल था किसी भी तरह की
पॉलिसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए और फिर उसका कोऑर्डिनेशन करने के लिए जो भी एनर्जी कंजर्वेशन एक्टिविटीज है उनका कोऑर्डिनेशन करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे एक इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ेगी जहां से मैं एनर्जी कंजर्वेशन एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर सकूंगा, लोगों तक चीजें पहुंचा सकेंगे। तो वही इंस्टीट्यूशन भारत सरकार ने फॉर्म किया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के रूप में। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, so Bureau of Energy Efficiency is responsible for implementation of energy conservation, implementation of policy programs and coordination of implementation of energy conservation activities, ओके। ठीक है, तो अब अगर मुझे एनर्जी कंजर्वेशन करवाना है, मुझे अगर ये पता लगाना है कि देखो मेरे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स होंगी, अब कौन सी इक्विपमेंट एनर्जी एफिशिएंट है वो मुझे किस हिसाब से बताना होगा। अब मैं हर एक को तो बार बार लगा के देखूंगा नहीं ना कि ये मैं एक ट्यूबलाइट ले ली मैंने और ट्यूबलाइट को मैंने लगा दिया, उसके बाद में मैं 1 महीने के लिए इंतजार करूंगा, देखूंगा कि मेरे बिल में कितना फर्क आ रहा है, फिर मुझे उसका मैं एफिशिएंसी कैलकुलेट करूंगा। तो इस तरीके से जो मेरा जो मेथड है वो बहुत ही टेडियस बन जाएगा और बहुत ही टाइम कंज्यूम होगा। तो इतना टाइम तो हमारे पास में नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम बेसिक स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग को यूज करेंगे। तो मतलब कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है जैसे कि मेरा BUEE है, वो बेसिक चीजें बताएगा कि ये जैसे कि स्टार रेटिंग हो गया, 4 स्टार रेटिंग का इक्विपमेंट है वो एनर्जी एफिशिएंट होता है, ये BEE कहता है। आप जहां भी देखो, अगर आपने एसी देखा हो, फ्रिज देखा हो, आपने 4 स्टार की रेटिंग देखी होगी, उसके नीचे देखना ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि देखो, आप ऐसे तो नहीं कि आप हर एक इक्विपमेंट को टेस्ट करते रहोगे, उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करते रहोगे, तो इक्विपमेंट खरीदने के बाद भी उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा एंड इट कैन कॉस्ट यू एटलीस्ट 1 मंथ में तो कॉस्ट करेगा, फिर आपको उसको वापस उसी दाम में बेचोगे तो वो पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ अमाउंट तो कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एक चीज खरीदते हो उसको दोबारा बेचते हो तो कोई भी उसी दाम में तो लेगा नहीं, है ना, डेप्रिसिएशन तो होगा। So that's why we need to have certain standards and labeling. So that's why standards and labeling are important. Standards and labeling. Okay? Standards and labeling. So हम कह सकते हैं standards and labeling is nothing but it's a key activity for energy efficiency improvement. See, once we have defined some standards that following 4-star rating appliances will give you energy efficient, so we'll buy that instrument only ना। अगर हम उसी इंस्ट्रूमेंट को खरीदेंगे तो हमारी एनर्जी एफिशिएंट होगी, लॉसेस मेरे कम होंगे। अगर लॉसेस मेरे कम होंगे सो डेफिनेट सी बात है मेरी एनर्जी जो है कंजर्व होगी। सो यू कैन राइट डाउन की activity for energy efficiency improvement. For energy efficiency improvement. Okay, for energy efficiency improvement. ठीक है,
सो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से हम कंज्यूमर को भी नॉलेज दे रहे हैं कि ये इक्विपमेंट जो है एनर्जी एफिशिएंट है, आप इसे खरीदो तो आपके घर के बिजली का बिल कम आएगा। ठीक है, सो इंश्योरिंग एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट, इंश्योरिंग एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट ensuring energy efficient equipment and appliances would be made available to the consumer, would be made available to the consumer, would be made available to the कंज्यूमर। ठीक है, तो कंज्यूमर को एक प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी तो उस हिसाब से वो चीजें खरीदेगा। ठीक है, सो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या मेन प्रोविजन है स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग को लेके, उसको आइए अब देखते हैं। सो मेन प्रोविजंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, ये एनर्जी कंजर्वेशन को अब से हम ईसी एक्ट लिखेंगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑन स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग। ठीक है, ओके। सो बेसिकली इसके हिसाब से, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के हिसाब से स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग इस तरीके से की जानी चाहिए कि मेरे पास में क्या हो, मिनिमम एनर्जी कंजप्शन हो। ठीक है, सो आई शुड हैव मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन, मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, देन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर नोटिफाइड इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस। ठीक है, परफॉर्मेंस बेसिकली इक्विपमेंट अप्लायंसेस का क्या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है वो सब मुझे डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर नोटिफाइड इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस, notified equipment and appliances. All right, नेक्स्ट पॉइंट, हमें उन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग, सेल और इंपोर्ट, ऐसी इक्विपमेंट्स जो कि एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, उनकी जो सेल है, उनकी जो इंपोर्ट है, उनकी जो मैन्युफैक्चर है, उनको रोकना पड़ेगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अगर हमने कोई स्टैंडर्ड्स बनाए हैं एनर्जी एफिशिएंसी के, तो उस एनर्जी एफिशिएंसी के स्टैंडर्ड को जो भी इक्विपमेंट फॉलो नहीं कर रहा है, उन इक्विपमेंट्स को ना तो हम खरीदेंगे, ना तो हम बेचेंगे, और ना ही हम इंपोर्ट करेंगे, और ना ही हम मैन्युफैक्चर करेंगे। सो बेसिकली प्रोहिबिट मतलब रोकना, prohibit manufacture, sale and import of such equipment, okay, which does not conform to set standards, ओके। सो ऐसी चीजें जो स्टैंडर्ड्स को नहीं फॉलो करती, ठीक है, उनको हम प्रोहिबिट करेंगे। और बेसिकली हम हर एक चीज में एक मैंडेटरी लेबलिंग स्कीम लगाएंगे। ठीक है, ये बताने के लिए
कि कंज्यूमर के पास में एक इन्फॉर्म चॉइस हो, उस कंज्यूमर को पता हो कि वो एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है। क्योंकि अगर जहां पे भी स्टार रेटिंग है तो वो समझ जाएगा कि अगर ये इक्विपमेंट मैं खरीदता हूं तो मेरा बिजली का बिल कम आएगा, एनर्जी ज्यादा सेव होगी और एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट मुझे मिलेगा। अगर लेबलिंग मेरी प्रॉपरली नहीं है देन कंज्यूमर विल नॉट हैव अ इन्फॉर्म्ड चॉइस। सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस a mandatory labeling scheme, mandatory labeling scheme for notified equipment, okay, and appliances to enable consumers to make informed choice। ठीक है, informed choice। All right, so next, so basically मेरे पास में बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर के पास में इन्फॉर्म चॉइसेस हो जाएंगे। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे। ठीक है, अब ये तो हमने कंज्यूमर के पास में अवेयरनेस डाल दी, तो स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग से मेरे पास में अवेयरनेस आ गई। ठीक है, तो अब इन कंज्यूमर्स को तो थोड़ा टाइम लगेगा पहुंचने में, लेकिन मुझे देखो क्या हुआ, क्योंकि ऑलरेडी हम अलार्मिंग सिचुएशन पे हैं, हमारी चीजें काफी हद तक चेंज हो रही है, क्लाइमेट काफी हद तक चेंज हो रहा है, तो मुझे कुछ स्टेप्स तो एकदम इमीडिएट लेने पड़ेंगे ना। तो बेसिकली किन सेक्टर्स में मैं अपना स्टेप्स इमीडिएट लूंगा? बेसिकली मैं क्या करूंगा, ऐसे सेक्टर्स उनको चूज करूंगा जिनकी में मेरे पर बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है। ठीक है, एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स को मैं यूज करूंगा, और उन एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट कुछ रूल्स बना देगी। ठीक है, कि आप इतना पावर लो और इतने इक्विपमेंट्स आप यूज करो। ठीक है, ताकि हम वहां पे एटलीस्ट एनर्जी कंजर्वेशन को कंट्रोल कर सके। तो उन कंज्यूमर्स को हम कहते हैं डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स। सो दैट कंज्यूमर वी कॉल्ड इट एज डेजिग्नेटेड कंज्यूमर। ठीक है, ओके। सो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो मेन प्रोविजंस हैं फॉर द डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स, दीज आर गवर्नमेंट विल आइडेंटिफाई, जैसा कि मैंने कहा था, गवर्नमेंट विल आइडेंटिफाई एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री, जहां पे एनर्जी का यूसेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी। एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री, ठीक है ना, एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट्स ठीक है। अब अगर हम इसकी लिस्ट बनाएं तो हम कह सकते हैं लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अकॉर्डिंग लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स में फॉलोइंग सेक्टर्स आते हैं। एक हो गया मेरा रेलवेज, देन हो गया मेरा पोर्ट ट्रस्ट, देन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टावर्स, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज,
देन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, then power stations, then commercial buildings, ठीक है। तो अब मैंने डेजिग्नेटेड कंज्यूमर की लिस्ट तो बना दी, अब मुझे इनको क्या करना है, मुझे इनको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे मॉनिटर करके ये देखना पड़ेगा कि कितना एनर्जी यहाँ पे यूज हो रहा है, क्या इन लोगों ने एनर्जी एफिशिएंसी इक्विपमेंट्स लगाई है या नहीं लगाई है। तो उस मॉनिटरिंग को हम क्या कहते हैं, ऑडिट कहते हैं। तो गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी इन डेजिग्नेटेड कंज्यूमर के पास में एक पीरियड के बाद में एक ऑडिट होना जरूरी है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, designated consumer to get an energy audit, energy audit conducted by accredited एनर्जी ऑडिटर, यानी कि सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर या फिर एक्रेडिटेड एनर्जी ऑडिटर। ओके, नेक्स्ट, एनर्जी मैनेजर होंगे जो कि इनके पास में प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन होगा, उनको अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। और वो देखेंगे कि कंप्लाई विद नॉर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ एनर्जी और नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट ऑन एनर्जी managers with prescribed qualification are required to be appointed, ठीक है। and to comply with the norms and standards of energy consumption as prescribed by central government, ठीक है। ओके, सो इस लेक्चर के लिए अब हम इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को। ओके, थैंक यू वेरी मच।